जय हिंद। बिहार पुलिस और दरोगा की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए आज हम जीके जीएस का डिस्क्रिप्शन के साथ एक वीडियो लाए हैं। तो आप लोग वीडियो को देखिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा कमेंट करके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आज का मोटिवेशन है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। एपीजे अब्दुल कलाम का यह कोट्स था। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? क्वालूर में। कहाँ स्थित है? क्वालूर में। अब है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम में। बेंगलोर में क्या है? तो बेंगलोर में है इसरो उपग्रह केंद्र, बेंगलोर में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो सैक है वो कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। और स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र कहाँ है? तो थुम्बा में है। अगर पूछ ले जाए कि सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन कहाँ है? तो ये अहमदाबाद में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। अब है कि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पारित हुई थी और इसी अधिवेशन से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। गांधी जी सिर्फ एक बार कब कांग्रेस का अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? तो 1924 ईस्वी में। 24 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? तो ये बेलगाम अधिवेशन हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट वह कहाँ है? तो बड़ा निकोबार द्वीप पर है। कहाँ है? बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। अब है कि अंडमान निकोबार कहाँ पे है? तो ये बंगाल की खाड़ी में है। पूछ लेगा कि इसकी राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर है। और पूछता है कि बैरन द्वीप किस कहाँ पे है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही बैरन द्वीप है और नरकुंडन द्वीप भी वहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी को प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान देशांतर रेखा। अब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, कितना डिग्री को कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है वह 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। अगर पूछ लिया जाएगा कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे। बार बार पूछ लेता है यह क्वेश्चन कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है? तो उसका जो राइट आंसर होगा 111 किलोमीटर होगा। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को 111 किलोमीटर उसका दूरी हुआ। अब है कि शून्य अक्षांश एवं शून्य अंश देशांतर ये दोनों कहाँ हैं? तो अटलांटिक महासागर में है। 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री देशांतर ये दोनों कहाँ मिलेगा? तो अटलांटिक महासागर में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो न्यूनतम 5 न्यायाधीश होते हैं। कितने? 5। अब है कि उच्चतम न्यायालय का गठन संबंधित जो प्रावधान है वह किस अनुच्छेद में है? तो जो उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च हुआ तो उसका जो गठन संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, लेकिन इस अब बढ़ के कितना हो गया? अब लगभग 33 हो गया। उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और पहले 30 था, अब बढ़ के 33 हो गया। चलिए अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय क्या है? तो अभिलेखीय न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? तो सार्वजनिक भविष्य निधि राइट आंसर होगा। सार्वजनिक भविष्य निधि। अब आयकर क्या है? तो यह एक प्रत्यक्ष कर है। निगम कर
ये भी प्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर, उत्पाद कर, सब क्या है, तो ये अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर, उत्पाद कर अगर पूछेगा तो ये अप्रत्यक्ष कर है। अब केंद्र सरकार कौन कौन कर लगाता है, तो केंद्र सरकार आयकर लगा सकता है, निगम कर, संपत्ति कर, उसके बाद लगा सकता है उत्पाद कर, संपत्ति कर, उसके बाद मृत्यु कर लगा सकता है, सीमा शुल्क लगा सकता है। ये सब जितना भी है वो केंद्र सरकार के। राज्य सरकार लगा सकता है भू राजस्व कर, मतलब जमीन वाला, कृषि कर, स्टाम्प कर, बिक्री कर, सब राज्य सरकार का कर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पार्सेक किसकी इकाई है। तो पार्सेक जो इकाई है वह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, पार्सेक। अब है कि एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, तो लाइट को 1 साल तक अगर हम चलाएंगे निर्वात में तो जितना दूरी तय करेगा उसको हम लोग प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक पार्सेक बराबर कितना होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। अगर एक प्रकाश वर्ष बराबर पूछ लिया जाएगा तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर इसी को मीटर में पूछ लेगा तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। चलिए आगे क्वेश्चन है कि लार की प्रकृति क्या है। लार, जिसको हम लोग इंग्लिश में सलाइवा कहते हैं, मुंह के अंदर आता है, तो इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी जो प्रकृति है वह अम्लीय है। मनुष्य में लगभग कितना लीटर लार प्रतिदिन निकलता है, तो 1.5 लीटर लार प्रतिदिन निकलता है। पूछेगा कि लार का पीएच मान कितना है, तो लार का जो पीएच मान है वह 6.8 है, 6.8 है। अब पूछेगा कि लार में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो टाइलिन और मल्टेस पाए जाते हैं। टाइलिन और मल्टेस पाए जाते हैं। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन कि भोजन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है, तो यह मुख से शुरू हो जाता है। अब पूछेगा कि आंतरिक रस, आंत के अंदर जो रस होता है, ये तो लार है, ये अम्लीय है, लेकिन आंत के अंदर जो रस होता है उसका क्या प्रकृति है, तो वह क्षारीय है। वह क्या है, तो वह क्षारीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे। ऋग्वैदिक काल में ब्राह्मणों के जो प्रमुख देवता थे वह कौन थे, तो वह इंद्र थे। कौन थे, तो इंद्र थे। अब है कि ऋग्वेद में इंद्र को कितना बार लिखा गया है या कितना बार आया है, तो इंद्र जो शब्द है वह 250 बार आया है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अग्नि कितना बार आया है, तो अग्नि 200 बार आया है। वरुण कितना बार आया है, तो 170 बार वर्णित है। अब आगे है कि उत्तर वैदिक काल में प्रजापति महत्वपूर्ण हो गए थे। ऋग्वैदिक काल में इंद्र, और उसके बाद जब उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें प्रजापति महत्वपूर्ण हो गए थे। वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद ही है। जो वामना अवतार के जो 3 पगों का आख्यान किया गया है वो भी ऋग्वेद में ही किया गया। पूछ लेगा कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। पुराणों की संख्या 18 है। सबसे प्राचीनतम पुराण पूछेगा तो मत्स्य पुराण हो जाएगा। अब है कि सबसे प्राचीन और परमाणविक पुराण भी पूछ ले, प्राचीनतम या परमाणविक, तो भी मत्स्य पुराण आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1924 में इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। तो इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना थी वह सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो सचिंद्र सन्याल के द्वारा किया गया था। अब है कि 1928 ईस्वी में क्या हुआ था, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। अब पूछेगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे, तो भगत सिंह के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा, तो भगत सिंह के द्वारा। अब है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ, तो 1920 ईस्वी में हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किए, तो एम.एन. राव के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो एम.एन. राव के द्वारा। अब है कि इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इंडियन होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो श्यामजी कृष्ण बर्मन। कहाँ पर किए थे, तो ये लंदन में किए थे। कब किए थे, तो 1905 ईस्वी में किए थे। सेंट फ्रांसिस्को में जो लाला हरदयाल ने जिस पार्टी की स्थापना किया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था गदर पार्टी। और यह जो स्थापना कब हुआ था, तो यह 1913 ईस्वी में हुआ था। कब किए थे, तो 1913 में। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की है, तो यह विनायक दामोदर सावरकर, जिसको शॉर्ट में लिखा रहता है BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। अब पूछेगा कि कब किए थे, तो यह 1904 ईस्वी में किए थे। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ,
तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वह 1939 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1939 ईस्वी में। इसकी स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ। किसके द्वारा हुआ? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितना सारा क्वेश्चन बन सकता है, और इसी तरह रिलेट करके पढ़िएगा तो आपको जितना भी जी के पीछे का है वह सब याद रहेगा। चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी। अब प्रारूप समिति के जो सदस्य है इसमें तो संख्या इसकी 7 थी। कितनी थी? तो 7 थी। इसके अध्यक्ष पूछा जाएगा, तो इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। अब पूछा जाएगा कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय लगेगा तो वल्लभ भाई पटेल थे। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव कराने का जो निर्णय है वह कौन लेगा? तो वह राज्य चुनाव आयोग लेगा। कौन लेगा? तो राज्य चुनाव आयोग। अब है कि पंचायत राज का आरंभ कब हुआ था? जो पंचायती राज है उसका आरंभ कब हुआ था? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वह है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में हुआ था। अब है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। पूछा जाएगा कि यह 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है कब आया? 1992 ईस्वी में आया। कब आया? 1992 ईस्वी में। अब पूछ लेगा कि बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो ये भी पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति यह कब बना? 1957 में। 1957 में। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? फोबोस है, वह पूछ रहा है कि किस ग्रह का उपग्रह है? तो यह मंगल का उपग्रह है। अब है कि मंगल के कितने उपग्रह हैं? तो 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है। पहले बृहस्पति था लेकिन अब शनि हो गया। ठीक। बृहस्पति का गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति का जो गैनीमीड है वह सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का जो उपग्रह है वह टाइटन है। क्या है? शनि का जो उपग्रह है उसका नाम टाइटन है। और सबसे छोटा उपग्रह क्या है? तो डिमोस है। डिमोशन मतलब क्या हुआ? नीचे करना। नीचे मतलब छोटा करना। तो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। जो ज्ञानी आदमी होगा वो सबसे बड़ा होगा तो गैनीमीड है। कोडिंग करते चलिएगा, याद रहेगा लंबा समय के लिए। नेक्स्ट है कि उड़ी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ी जल विद्युत परियोजना वह जम्मू कश्मीर राज्य में है। उड़ी मूवी भी देखे हैं तो यह जम्मू कश्मीर में है। अब है कि कोयना पूछ लेगा, तो कोयना किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। मयूराक्षी कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। तवा कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। पूर्णा कहाँ है? तो भी महाराष्ट्र में है। उकाई, उकाई कहाँ है? ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। उकाई, तपत चीज खाएंगे तो क्या होगा? उकाई हो जाएगा। तो उकाई किस नदी पर है पूछ लेगा, तो ताप्ती नदी पर है। कहाँ है? तो गुजरात में है। बारगी, बारगी है मध्य प्रदेश में। इंडुक्की, इंडुक्की कहाँ है? तो इंडुक्की पेरियार नदी पर है। कहाँ है? तो केरल में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो थे, तो देशी रियासत का जो विलय हुआ था उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन 2 आदमी मुख्य रूप से भूमिका निभाए थे। अब है कि रियासतों को भारत में सम्मिलित करने रियासतों को जो भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा बीबी मेनन के नेतृत्व में रियायती मंत्रालय बनाया गया। रियायती मंत्रालय बनाया गया। अब है कि जूनागढ़ जो रियासत है उसको कैसे भारत में संग्रह किया गया? तो जनमत संग्रह के द्वारा उसको लाया गया। हैदराबाद को तो पुलिस को भेज के कार्रवाई करके भारत में लाया गया। जम्मू कश्मीर का विलय पत्र के द्वारा हुआ, मतलब वह विलय पत्र पर साइन किया तो भारत में मिल गया। सब भारत में मिला। अब है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क या लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कौन दी थी? तो बरदौली की महिलाएं दी थी। पटेल
स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग के अध्यक्ष थे तो जस्टिन एस के धर थे। अब है कि राज्यों के भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में जो आयोग का अध्यक्ष बने थे तो कौन? एस के धर बने थे। अब पूछ लेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे, अध्यक्ष थे फजल अली। इनके अन्य सदस्य कौन कौन थे? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हृदयनाथ कुंजरू, सरदार के.एस. पानिक्कर थे इनके अन्य सदस्य। 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना। कब बना? तो 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग पास कब हुआ? तो 1956 में हुआ। इसके अनुसार भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? तो इसके अनुसार भारत में 14 गो राज्य था और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बना था। 2 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का कैमा राज्य बना? तो 2 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं 42 नंबर कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी? जब भी पूछेगा भीमराव अंबेडकर का अगर नाम आएगा तो अनुच्छेद 32 को नहीं भूलिएगा। हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर संविधान का हृदय या आत्मा दूसरे के अनुसार है तो उसका आंसर चेंज होगा, लेकिन भीमराव अंबेडकर आ गया तो अनुच्छेद 32 याद रखिएगा। संवैधानिक संरक्षण का अधिकार है अनुच्छेद 32 में। अब है कि अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है। 15 में तो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है, मतलब इसको रोकता है। किसको? जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर हम नहीं बांट सकते हैं, उसको नहीं प्रतिषेध कर सकते हैं। अब है कि 16 में, अनुच्छेद 16 में क्या है? तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन की जितना भी विषय होगा उसमें सभी को समान अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत, ऊंच नीच सबका अंत हुआ है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। किसी से उपाधि हम नहीं ले सकते हैं और खुद भी अपना उपाधि नहीं ले सकते हैं। जैसे पहले था कि उपाधि खुद आदमी ले लेता था, तो वह उपाधियों का अंत हो गया। नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 19 के क में क्या है? तो प्रेस की स्वतंत्रता। मीडिया जो स्वतंत्र है, कहीं भी पहुंच जाती है, कहीं भी किसी से पूछती है कुछ सवाल, यह अनुच्छेद 19 के क के तहत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? तो अवकाश प्राप्त करने की आयु की कोई सीमा नहीं है। राष्ट्रपति की अवकाश मतलब रिटायरमेंट, तो इसकी जो आयु है वह नहीं है। बनने की तो है लेकिन रिटायर करने की नहीं है। अब पूछेगा कि राष्ट्रपति की कितना आयु होना चाहिए बनने का, मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल में कितना? तो 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होगा, तब वह चुनाव लड़ सकता है। अब है कि अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या होता है? तो महाभियोग लगता है। कितना अनुच्छेद के तहत? 61 के तहत। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के तहत परामर्श ले सकता है। कितना अनुच्छेद के तहत? तो 143 के तहत सार्वजनिक महत्व के जो भी प्रश्न होगा उस पर ले सकता है। सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। 2 बार राष्ट्रपति अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनः विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो धन विधेयक पर। कौन से विधेयक पर? तो धन विधेयक पर। अब है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर करने पर धन विधेयक पारित हो जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, बल्कि समान सदस्य के रूप में शपथ लेता है। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्यागपत्र देता है। अगर अध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होगा तो अध्यक्ष को देगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस संस्था को अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य ही नहीं है? तो वह राज्यसभा का, क्योंकि वह उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का जो संसद का सदस्य नहीं होते हैं। अब है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ये तो क्लियर है।
अतः उसे मतदान का भी अधिकार नहीं है, अब वह मत भी नहीं दे सकते हैं, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत का अधिकार है। मतलब जब टाई कर जाएगा तो इन सभापति के रूप में निर्णायक मत देंगे। संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 63 में है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब है कि उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो जितना राष्ट्रपति के लिए थी, मतलब 35 वर्ष। राज्यसभा के सदस्य के लिए आयु अगर पूछ लिया जाएगा तो 30 वर्ष है, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछ लेगा तो 6 वर्ष है। कितना वर्ष है? तो 6 वर्ष है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। इसका जो 1/3 सदस्य हर 2 साल पर रिटायर करते हैं, इसको भंग नहीं कर सकते, मतलब एक बार नहीं हटा सकते। अब है 46 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि एपीग्राफी क्या है। एपीग्राफी जो है वह है शिलालेखों का अध्ययन। एपीग्राफी को कहते हैं, किसके? एपीग्राफी को। न्यूमिस्मेटिक्स जो है वह क्या है? तो सिक्कों का अध्ययन है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगर पूछेगा कि शिलालेखों में प्रयुक्त प्राचीन लेखों का अध्ययन को क्या कहेंगे? तो कैरियोग्राफी कहेंगे, कैरियोग्राफी। अब है कि गूढ़ लेखन का अध्ययन को क्या कहेंगे? तो क्रिप्टोग्राफी। पक्षियों का अध्ययन बहुत बार पूछा क्वेश्चन है, ऑर्नियोलॉजी। समय माप का जो विज्ञान होगा इसको होरोलॉजी। मानव जाति का अध्ययन एंथ्रोग्राफी। और फलों का अध्ययन मालूम ही होगा, पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। मत्स्य पालन का तो पीसी कल्चर। मत्स्य पालन तो पीसी कल्चर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 में है कि किस ऋग्वैदिक संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित किया था? तो वह 10वीं। शूद्र को परिचित पहली बार 10वीं में हुआ था। अब है कि चतुर्वर्ण समाज की जो कल्पना का वर्णन है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल में, चारों वर्ण है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में अगर पूछेगा तो वरुण को समर्पित है। 9वां मंडल पूछेगा तो देवता सोम से संबंधित है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से लिया गया है। और ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अब पूछेगा कि ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है, 8 अष्टक है, 228 सूत्र है, 10,462 ऋचाएँ हैं, श्लोक हैं ऋग्वेद में। वामना अवतार के तीनों पगों का आख्यान जो है ये भी प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद का ही है। चलिए 48 नंबर है कि घटिका क्या है? तो घटिका उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान है। घटिका क्या है? तो उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान है। अब है कि पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की जो राजभाषा थी तो वह संस्कृत थी। पूछेगा कि पल्लव की राजधानी कहाँ है? तो कोडिंग याद कीजिएगा कि पल्लवी के आंख में कांची। पल्लवी की आंख में कांची, तो पल्लव की राजधानी जो होगा वो कांचीपुरम हो जाएगा, कांची से कांचीपुरम। अब पूछेगा कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु। कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय द्वारा हुआ था। ये जो कांची में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा हुआ था। राजेश्वर मंदिर कहाँ है? राज सिद्धेश्वर जो मंदिर है वह इसे ही कहा जाता है, कैलाश मंदिर को ही। महाबलीपुरम के एकास्मक रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाए थे? तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा हुआ था। अब है वो कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो नंदी वर्मन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? तो मानसून जो मार्ग है इसकी खोज हिप्पलस ने किया था, हिप्पालस ने किया था मानसून मार्ग की खोज भारत और पश्चिम एशिया में। भारत की खोज कब हुआ था? तो 1498 में भारत की खोज कौन किया था? पुर्तगाली निवासी वास्को डी गामा। कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज किया था। कैप्टन कुक ने 1770 में हवाई द्वीप समूह की खोज किया था। हवाई द्वीप समूह की खोज कैप्टन कुक 1770, राजधानी हुलुलुलु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा कितनी समय लगता है? तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो वह 88 दिन। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा कितना समय में लगता है? तो एक संयुक्त मास। एक संयुक्त मास इसको हम लोग कह सकते हैं। अगर एग्जैक्ट पूछेगा कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है, तो बुध जो है वह 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। पूछेगा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में? तो 365 दिन में। अब वरुण तो 165 वर्ष लगाता है।
पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह पूछ लेगा तो चंद्रमा है। और शनि का सबसे अधिक क्या है तो उपग्रह है, कितना था तो 63 था। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। और शनि ग्रह के चारों ओर क्या है तो रिंग पाया जाता है, इसलिए इसे वलय वाला ग्रह शनि को कहा जाता है। चलिए यहाँ पे आज का वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप लोग पूरा वॉच नहीं कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए कमेंट अवश्य कीजिए और बताइए कि इसमें अगर कोई त्रुटि होगा तो हम उसका सुधार करेंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। इस तरह का और भी बढ़िया डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।